have holding less than 12 acres. और मुझे इसका जवाब देने, मैं चूंकि इस मामले में इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, ये जो लेस देन 12 एकर्स किया था टैक्स इवेजन के लिए, जिसके पास 20 मुरब्बे जमीन थी ना, उसने 41 पावर ऑफ अटॉर्नीज ले ली थी लोगों को 12-12 एकड़ अलॉट करके। सब बड़े जिम्मेदार जो हैं वो यही करते हैं। यजमान में हम गए, मैं उस वक्त मॉनिटर था बालपुर डिवीजन का, मैंने यजमान के एसी से, मेरी बात, मैं अभी जा रहा हूँ, इसके बाद मैंने यजमान के एसी से कहा कि आप मुझे अपनी तहसील की टैक्स प्रोफाइल दिखाएं। जब टैक्स प्रोफाइल दिखाई तो सिर्फ 2 आदमियों ने अपनी जमीन को 1 मुरब्बे से ज्यादा डिक्लेयर किया हुआ था। आप मेरी, मैं एज ऑफ टुडे बात कर रहा हूँ। ओके, अब करें बात, थैंक यू वेरी मच। मैं किसी के घर आया हूँ, आई हैव टू बेग लीव नाउ फादर साहब। करने देना प्लीज, करें, आई एम गोइंग, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका आने का। आवाज नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। किसकी आवाज की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नवाज साहब की आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही? मैं आ रही, मुझे ठीक है। हाँ ठीक हो नहीं नहीं, बीच मेरे साथ चलेगा। अभी मैं बात किससे करूं? 99% लोग जो है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। 4 ਬੰਦੇ बैठे थे ਅਸੀਂ, ਕੀ हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, वो मेरा आंसर उनका था ना, मैं देखो, बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। 99% लोग जो हैं, जहां डॉक्टर शकील साहब के गांव से लेके मेरे गांव तक, वो उनके पास अभी ये पुरानी बातें हो गई हैं, उनके पास 12 एकड़ जमीन नहीं है। ठीक है, चंद लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा, और वो भी बाय द वे माइग्रेटीज हैं, जिन्होंने आगे यहाँ बड़ी जमीनें बनाई हैं। तो आप उनको एग्रीकल्चर टैक्स के लगाएं, इरिगेशन सिस्टम पे आ जाएं। मेरे गांव में गणेशपुर में रावी के किनारे पानी इरिगेशन का बंगला होता था। 40% लैंड को इरिगेशन वाटर जो आज से 30 साल पहले अवेलेबल था, 35 साल पहले अवेलेबल था, वो अवेलेबल नहीं है। वो नहरें बंद हो गई हैं, उनमें सीवरेज जा रहा है गांव के। आप लाहौर से फैसलाबाद जाएं, इतना बुरा हाल हो गया है। तो उनको आपने एग्रीकल्चर टैक्स क्या लगाना है? बाकी अभी चले गए, पर्सनल बात है। AWT की लैंड्स ये चला रहे थे, हर साल लॉस में जाती थी। यही बात रखेंगे। एग्रीकल्चर लैंड जो ये काश कर रहे थे, वो हर साल उकाड़े वाला, वो तीनों बॉयलगंज और वो तीनों फार्म, जब इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट आती थी, जब ये बैठते थे उधर, तो उसमें हर साल लॉस में जाती थी। अच्छा, तो इसमें ये है कि बंदे को वन शुड बी रियलिस्टिक कि कालाबाग डैम जो नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो लास्ट में उसकी क्या वजह थी? वाई? उसकी वजह ये थी, कोई जमीनों पे कब्जे थे। अच्छा, अभी चक्कर ये है कि हमारे यहाँ वो कैश क्रॉप्स वगैरह का जो सीजन नहीं है, ये ओवर क्रॉपिंग कर देते थे। मसलन कॉटन हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। एक दफा सारी दुनिया मक्की लगा देगी उधर डॉक्टर साहब के इलाके में, ठीक है, उसका भाव गिर जाएगा। दूसरी दफा, क्यों डॉक्टर साहब यही होता है, दूसरी दफा सारे कॉटन लगा देंगे, कॉटन का भाव गिर जाएगा। तीसरी दफा गन्ना लगा देंगे, गन्ने का भाव गिर जाएगा। अच्छा, एक तो इनकी ओवर एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। दूसरा ये थे, इनको जो कुछ लोगों ने कब्जे किए हुए थे। ये जो बात कर रहे हैं ना लैंड की, वन शुड बी रियलिस्टिक। The Indian and Pakistan Army military lands rules are similar. The rule says when the land is not being utilized for military purpose, it should go back to the original owner, the provincial government or the original owner. इंडिया के पास कोई ऐसी लैंड नहीं है जहां पे उन्होंने मिलिट्री बिजनेस किए हुए। मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर ले। यूनाइटेड स्टेट में कोई ऐसी लैंड नहीं है जहां पे मिलिट्री बिजनेस किए हुए। दे आर बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। राइट। चाइना ने किया था, उन्होंने खत्म कर दिया है। इजिप्ट में है, मैंने भी इस पे स्टडी, इजिप्ट में है। इजिप्ट में वो अपनी सिर्फ जो है ना वो गंदम और वो चावल बनाते हैं। सो इंटरनेशनल रूल्स भी ये हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू मिलिट्री बिजनेस एंड एनरिच योर सीनियर ऑफिसर्स। अभी मैं आई डोंट वांट टू गो फर्दर इन डिटेल। आप कहेंगे जी अभी हमारी मुस्लिम लीग की नून की गवर्नमेंट आ रही है तो फौज के खिलाफ बोलना चाहिए। आप मुझे बताएं कहां पे, लेट मी स्पीक, कहां पे द जनरल ऑफिसर्स आर सो रिच
in the world, Australia to United States of America. The way they don't mix up with the junior officers. Let me tell you. हमारे जनरल ऑफिसर आप गॉल्फ खेले उनके साथ, उसके बाद चाय पीने के लिए अलग बैठ जाता है वो। Because the difference of money is so much between the brigadiers and colonels and that general officer. कि वो मतलब he thinks ये menial है, वही होते हैं। हालांकि most of them, मैं तो यही कहूँगा, वो they belong to a more humble background than these officers belong to. तो ब्रिगेडियर तूत साहब का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट के साथ वो प्रोग्राम में बैठ जाते हैं और उसके साथ शुरू हो जाते हैं। इनसे पूछना कि लैंड एंड फार्म जो AWT वाला था उसका कितना प्रॉफिट इन्होंने जमा कराया। AWT को हर दफा बेल आउट करना पड़ता था आर्मी चीफ को। नहीं, अगली दफा आएंगे तो हम ब्रिगेडियर AWT को हर दफा GHQ को बेल आउट करना पड़ता था, उसके फाइनेंशियल लॉसेस होते थे। जो हमारे प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी माड़ी के वो फौजी फर्टिलाइजर और अभी जो इलेक्ट्रिसिटी और ये वो लगाई है। बाकी फौजी फाउंडेशन तो जो है वो तो है ही लोगों की वेलफेयर के लिए ना, उसका तो पर्पस ही और है। वो तो खैर ब्रिटिश के जमाने से शुरू हुई है। तो इनसे ब्रिगेड सब ऐसे सरमन देते हैं जैसे हमें फौज का पता नहीं है, उनको सारा पता है। इनसे आप पूछे कि AWT हमेशा क्यों लॉस में जाती। जनरल मुशर्रफ ने 5-6 प्लॉट दिए कराची में, जिसमें उन्होंने डिसीजन दे दिया ये वापस करें। आपने प्लॉट लेके उसमें मैक्रो और मेट्रो बनवा दी, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो जहां भी दुनिया में फौज के पास जमीनें हैं वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती हैं, नॉट फॉर द मिलिट्री बिजनेस। एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड मिलिट्री बिजनेस इज गोइंग ऑन द वे इट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। सर ये इस पे भी बता दीजिए बट सर, ये जो कंटोनमेंट का था ये साहब मेरे वाला हिस्सा नहीं, काट तो नहीं हो सकता, लाइव जा रहा सारा कुछ। ये भुट्टो वाली बात ना करें, काट तो कटेगा नहीं सर, ये करने से पहले सोचना चाहिए था आपको। जो ब्रिगेडियर डार जो है मेरे से कल को बात नहीं करेंगे। नहीं, आप ब्रिगेड अपने डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर डार साहब से ये क्वेश्चन रख लें और ये ब्रिगेडियर नवाज़िश की बात को आगे भी बढ़ाएंगे और आप अपना क्वेश्चन दे दें इनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कंटोनमेंट का लॉ था वो, ये अयूब खान तक मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, वो यही था कि वहां पर कोई जो है नॉन मिलिट्री जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, वो सिविलियन जो है वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अयूब खान के जमाने में ये लॉ चेंज किया गया और उसके बाद जो है वो वहां पर जो है सिविलियन को अलॉटमेंट की गई, वहां पर प्लाजे बनने शुरू हो गए, वो इस किस्म की चीजें हैं। तो ये इस पे कुछ बता सकते हैं आप क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? नहीं, इसमें ये है मिलिट्री लैंड रूल्स जो है ना 1925 वाले, मिलिट्री लैंड रूल 1925 एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाए थे, और उससे पहले भी 1857 में सिविलियंस को लैंड कैंटोन में अलॉट होती थी, ओल्ड ग्रांट्स और न्यू ग्रांट्स कहते थे। एंड वो लैंड अलॉट होती थी जो कि कैंटोनमेंट को आबाद करने के लिए, लाहौर कैंट में भी थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि सिविलियंस वाज एनकरेज, जनरल मिठे की बुक में भी लिखा हुआ है कि दे शुड कंस्ट्रक्ट दी हाउसेस, और ब्रिटिश आर्मी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अकोमोडेशन जो प्रोवाइड कर सके ऑफिसर्स को और ट्रूप्स को। तो सिविलियन शुड कंस्ट्रक्ट दी हाउसेस एंड दैट शुड बी रेंटेड टू द आर्मी फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है। एग्जैक्टली द वे जिनाह हाउस जो है लाहौर वाला, इट वाज रिक्विजिशन्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। Initially, Jinnah House was requisitioned by the British Army for the military commander in 1940 में या somewhere। तो उसमें ये है कि 1925 के एक्ट के मुताबिक उस वक्त पैसे नहीं थे। उस वक्त ये है कि काफी अच्छा, फिर कैंटोनमेंट्स को आबाद करने के लिए सिविलियंस को लैंड अलॉट होती थी। दे वर सपोज्ड टू एस्टेब्लिश द मार्केट्स, बाजारी जिसको कहते थे, दे वर सपोज्ड टू एस्टेब्लिश दीज थिंग्स। और वो ऑन द लाइटर साइड वो ये वर्ड ओवर कहते हैं, दी मोस्ट ऑफ द क्रॉसिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर, द फर्स्ट वन इज टू ऑक्यूपाई इज द आर्मी एंड द सेकंड वन इज द स्मॉल शॉपकीपर्स एंड द थर्ड वन टू कम देयर इज द वो गाने बजाने वाले। जब गाने बजाने वाले आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कंजेस्टेड हो गया है, यहाँ से फौज को निकालो। Exactly same thing happened in Anarkali. The army जो 1857 के बाद जो उससे पहले जो कैंप किया था लाहौर में, it was in Anarkali.
पुरानी अनारकली में था। और ये जो जमान पाक है जो अभी वो ये बड़े लॉयल थे, ये जो है अपना जमान पाक वाले भी ब्रिटिश आर्मी के। दिस जमान पाक वाज इनिशियली स्टेबल, उनके उस वक्त तो टैंक नहीं थे ना, घोड़ों की जगह थी। फिर वो घोड़ों को जगह जो है जब ये कैंट बन गया, ये खाली हुआ 1923 में, तो चूंकि ये फैमिली है अपना बर्की फैमिली, दे वर इन्फ्लुएंशियल इन द आर्मी, तो दिस जमान पाक वाज मोस्टली अलॉटेड टू दी बर्की फैमिली। और फिर बर्की फैमिली ने उससे ये सारी जगह बना ली। तो ये क्वेश्चन ये है कि वो ब्रिगेडियर सब कहते हैं, एक तो इरिगेशन सिस्टम हमारा बैठ गया, तो आपने गरीब लोगों से क्या टैक्स लेना है। दूसरा ये है कि हमारी जो है पर कैपिटा इनकम, पर एकड़ यील्ड जो है वो कम हो गई है, कोई सिस्टम नहीं है उसमें इस वक्त। और तीसरा ये है कि आप पूरी फैसिलिटी नहीं देते, फर्टिलाइजर इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, कोई सब्सिडी नहीं है, गरीब काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री के बेनिफिशियरी जिनको जमीनें अलॉट हुई हैं, मुझे भी हुई थी, भेज है, वो जो हैं वो इससे कुछ फायदा, और दो अलॉटमेंट्स हैं, तीन अलॉटमेंट्स हैं, आप चेक कर लें कि हाँ। और उनके तो 40% को पाकिस्तान इज अलॉटेड टू दी। अच्छा हाँ, एक और मेरी बात सुन लें, लाहौर कैंट के अंदर जहां पे हमारी यूनिट्स होती थी, आबद मजीद रोड पे और जहां पे हमारे घर होते थे, 60% लाहौर कैंटोनमेंट over a period of time starting from 1950s have been allotted to the retired general officers for their residential purpose. And where is the house of General Atikur Rahman next to the court headquarters in the state? Where is the house of Akhtar Abdur Rahman? और इसमें कर्नल और ये ब्रिगेडियर सब ने बेनिफिट उठाया 50 में 60s में। जो पूरा कैंटोनमेंट था उसकी 60 और यूनिट्स वहां से निकाल दी हैं। जो पूरा कैंटोनमेंट था उसकी 60% 70% लैंड हैज बीन अलॉटेड टू द रिटायर्ड सर्विंग जनरल ऑफिसर्स फॉर मेकिंग देयर हाउसेस आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये ब्रिगेडियर तूर साहब को ये सुनाया कि ये दुनिया में ऐसे नहीं होता है बाकी मुल्कों में, कि जी उनके पास भी इंडिया में भी वो जमीनें हैं तो उनके पास अमेरिका में भी हैं। वहां पे आप देखें ना, आप रह रहे हैं अमेरिका में, कभी ऐसे अलॉटमेंट हुई कि जी ये अपना कि ये फलाना जो है ये टॉमी फ्रैंक बड़ा अच्छा लड़ा था मिडल ईस्ट में, तो लिहाजा इसको 50 मुरब्बे जमीन दे दें और इसको घर भी कैंट के अंदर ही जिसमें वो रह रहा है उधर ही 10 कनाल का घर दे दें। ब्रिगेडियर तूर साहब, ब्रिगेडियर डार साहब, आप बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि मेरा मतलब आज तो छा गए हैं ब्रिगेडियर नवाज साहब। सर आप भी कुछ ऐड करें, कोई बचा आपके लिए कि नहीं? मैं वो एग्रीकल्चर लैंड की बात करूंगा कि वो फैक्ट है कि लोगों की लैंड होल्डिंग बहुत कम है और उससे इनकम जो है वो बहुत ही कम है। तो बात दिन हमारे यहाँ सीड को डेवलप नहीं किया गया है, लिहाजा पर एकड़ जमीन जो है वो बहुत कम है और किसान बेचारे को जो इनपुट कास्ट है वो बड़ी मुश्किल से निकालता है यूज से। तो अगर उसमें इनकम टैक्स भी इस तरह से डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगा दें तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो भी इनकम किसान अपनी जमीन से लेता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे करता है। तो इसलिए स्मॉल लैंड होल्डिंग के ऊपर टैक्स लगाना मेरे ख्याल में वो कोई बहुत अच्छी बात, मुनासिब बात नहीं है। उससे किसान जो है वो एक्सप्लॉइट होगा। किसान को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसकी फसल लगाने की जो एबिलिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसको आप कंप्रोमाइज करेंगे। उसको कंप्रोमाइज जब करेंगे तो फिर हमारी जो यील्ड है एवरेज ईयर गंदम की हो गई, चावल की बाकी हो गई, उस पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। और जो ब्रिगेडियर नवाज ने ठीक बताया कि लैंड होल्डिंग वैसे ही कम है और स्मॉल लैंड होल्डर के ऊपर टैक्स लगाना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये तो बहुत बड़ा जोर है।
ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की बात ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको एग्रीकल्चर का एक्चुअली पता नहीं है। सही हो गया। लेकिन प्रोग्राम को हमने ये सब एहतमाम पे भी लेके आना, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब की के लिए मैं हूँ। डॉक्टर साहब, ये फौजी अदालतों का जो केस था, ये वफाक ने अपील कर दी है, क्या देख रहे हैं आप? ये जो ओरिजिनली जो डिसीजन था रिवर्स हो जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुझे तो मुश्किल लगता है, उसमें शायद कोई छोटी मोटी वो गुंजाइश निकाल दें, लेकिन मुझे लगता मुश्किल है। क्योंकि मसला ये है कि वो जो आर्मी एक्ट में जो प्रोविजन है सिविलियन को ट्रायल करने की, वो अपेरेंटली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रेरी है। और कई एक लॉज है पाकिस्तान में जो मौजूद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के वो खिलाफ जाते हैं। तो वो जब कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट तो वही फैसला करेगी जो उन्होंने पहले किया है। तो वो मुझे मुश्किल लगता है, और इनको इस पे अपील भी जो है वो उन्हीं जजों पे होगी या कोई डिफरेंट बेंच बनेगा? नहीं नहीं, अब वो डिफरेंट बनेगा ना, क्योंकि पहले ये बात हो चुकी है ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये बात हो चुकी है ना कि जो है जो बेंच अपील सुनेगा वो डिफरेंट होगा, लार्जर होगा पहले वाले बेंच से। तो अच्छा, वो तो ये 5 डिफरेंस का होगा अभी, पहले तो 3 का था या पहले 5 का था? पहले 5 का था, अब पहले 5 7 का का था, हो अभी जाएगा? 7 का हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो अच्छा, वो होगा, लेकिन अब ये उसमें मसला ये है कि जो प्रोविजन उसमें ऐड की गई थी वो इतने साल से चल रही थी। वो अयूब खान के जमाने में ऐड हुई, फिर बाद में और भी अमेंडमेंट उसमें हुई, वो ऐड होती रही हैं, और उसको किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया। और दूसरा गड़बड़ ये हुई कि जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके और मिलिट्री ट्रायल के लिए गुंजाइश निकाली है, तो उससे जो है एक और मसला खड़ा होगा कि पहले जब मिलिट्री कोर्ट में आपने मुकदमे किए चलाए हैं केसेस सिविलियन के, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, अब आप कैसे चला सकते हैं? हालांकि पहले भी उस वक्त आइन में जो मिलिट्री आर्मी एक्ट जो है उसमें उसमें गुंजाइश मौजूद थी, जो सेक्शन 2 जो है उसमें। लेकिन अब जो है सर अगर एक बात बता दें जरा जल्दी से, ये तो ये 1952 का एक्ट था, ये अपने फौजी आई मीन अदालतों का। सर ये जो है किया तो कानून तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ था, तो फिर इसको स्ट्राइक डाउन हाँ, कैसे कानून हो? नहीं, जो है पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है। लेकिन कानून, अगर पार्लियामेंट का कानून जो है वो आइन के खिलाफ जाता है, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ये आपके ख्याल में कोई ह्यूमन राइट्स की आई मीन वायलेशन हो रही है इसमें? देखो ना, बात यह है कि आइन जो सुप्रीम लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल का लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन है वो, दैट इज सुप्रीम लॉ। उसके बाद जो है वो जो उसके अंडर लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट बनाती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है, वो उसके अंडर आते हैं। उसके बाद लॉ के नीचे फिर आपकी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस आती है, इस लॉ को एनफोर्स कैसे करना है। तो उसमें किसी जगह भी जो है ये बात सामने आ सकती है कि ये आइन के खिलाफ जाता है, तो आइन जो है वो दैट विल रूल सुप्रीम। अच्छा, अगर पार्लियामेंट ने कानून पास किया है लेकिन वो अपेरेंटली जो है आइन के खिलाफ जाता है, तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा। इस तरह अगर अगर एक लॉ पास किया है वो आइन के भी मुताबिक है, लेकिन उसके प्रैक्टिस में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि लॉ के खिलाफ हैं, तो वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो ये लीगल पोजीशन तो ये है। बाकी अब चलता रहता है काम, तो नहीं कोई पूछता, तो चल रहा है, बट ठीक है। तो इसी तरह इसका भी अभी चलता रहा काम। अब जो है वो कोर्ट में चला गया, तो अब ये प्रॉब्लम सामने आ गया है। तो अब ये मसला भी, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, उसमें मुकदमे चलाएं, इनको एविडेंस सामने लाए, सजा दिलवाएं, बात खत्म करें। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी जो है वो अच्छा खासा जो है आपके पास गुंजाइश मौजूद है, आप उसमें चला सकते हैं। नवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सॉरी। ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 2 है ना, ये 1952 या 55 वाला नहीं, ये ब्रिटिश टाइम से आ रहा है। वो अमेंडमेंट की थे ना, वो तो अमेंड किया था इन्होंने, वो उसको अमेंड 50s में अमेंड किया, फिर अयूब इसमें खान के ये जमाने है में अमेंड हुआ। कि इसमें ये जो जिस तरह हर का एक होता है ना कि इस आइन की रूह रवां क्या है, असल में ये जो पाकिस्तान आर्मी सेक्शन 2 में ये जो सिविलियन का ट्रायल था, इसका रूह रवां तो ये था कि वॉर टाइम में या जहां पे पाकिस्तान आर्मी एक्टिवली इन्वॉल्व हो, या एस्पेनोज में, जासूसी में जिन लोगों को ट्रायल करना होता है, उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो, क्योंकि उसमें सर्टन सीक्रेट्स होते हैं। और ये फिर जब जनरल रहील शरीफ के ज़माने में ये वेस्टर्न बॉर्डर से जो लोग पकड़े गए, उसमें उन्होंने कहा जी इनको उसमें ट्रायल करना चाहिए। तो ये एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन है कि अगर इसको बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है,
फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ये जो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मसलन आप फॉर एग्जांपल आप बैतुल्ला मसूद को पकड़ लेते हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी? आप बैतुल्ला मसूद को पकड़ लेते हैं, वो आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उसका केस करते हैं, जज जो है वो भाग जाता है। आपको पता है एक केस में 12 जज चेंज करने पड़े थे इनको। दे थ्रेटन सो मच, दे से कि हम तेरी पूरी की पूरी फैमिली उड़ा देंगे और अगर तूने हमें ट्रायल किया तो। ये जो टेररिस्ट होता है, बेसिकली दिस इज मेंट फॉर द टेररिस्ट। ठीक है, ठीक है। अभी ये है कि अभी जो प्ली ली है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो गए हैं, उसमें उन्होंने कहा जी अगर आप इसको बिल्कुल उड़ा देंगे तो ये जो पहले जो था, देयर वाज नो कोर्ट रेडी टू एक्सेप्ट द केसेस। ये मुशर्रफ के दौर में भी नो जज, सेशन जज वाज रेडी टू टेक ऑन द केसेस ऑफ दीज टेररिस्ट, तालिबान, अल-कायदा वाले जो थे। कोई वकील नहीं होता था उनके खिलाफ। ये चीजें मतलब अखबारों में तो नहीं आती ना, मतलब उनके खिलाफ कोई फिर सबसे पहले तो नॉर्मल कोर्ट्स थी, फिर टेररिस्ट कोर्ट बनाई उन्होंने, टेररिस्ट कोर्ट को भी थ्रेटन करना शुरू कर दिया, फिर टेररिस्ट कोर्ट से भी जजों ने भी भागना शुरू कर दिया, वकीलों ने भी भागना शुरू कर दिया, और सरकारी वकीलों ने। तो दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ ये मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल वाला जो था, और उसके तहत बेसिकली इट इज नॉट मेंट फॉर द पॉलिटिशियन। So I think they will find out some via media, ये जो अभी अपील गई है कि जी यस, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो नॉर्मल सिविलियन के केसेस हैं, जो इस तरह के लोग एस्पॉनेज में या कॉन्स्पिरेसी में या तख्ता उठने में इन्वॉल्व हैं, इनके केसेस तो टेररिस्ट कोर्ट में भी ट्रायल हो जाए, वो जज ट्राई करेगा और जो भी उनकी पनिशमेंट बनती होगी वो देगा। लेकिन जो हार्ड कोर टेररिस्ट क्रिमिनल हैं, उनको तो कोई जज ट्राई करने को तैयार ही नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इस तरह का वाया मीडिया ढूंढेंगे कि वो लोग जो है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, और ये जो है इनका नॉर्मल कोर्ट्स में ट्रायल हो। उनका ये भी हो सकता है ना, अब जिस शख्स ने जीएचक्यू पे हमला किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, एयरपोर्ट पे हमला किया है, तो वो अब है तो सिविलियन, लेकिन उसने जो है ये इट्स ऑलमोस्ट एन एक्ट ऑफ वॉर, कोट एंड कोट, नॉट एक्चुअल वॉर। तो वो मिलिट्री के खिलाफ अगर वो एक्शन लेता है तो उस पर तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है। नहीं, ये भी देखे ना, जीएचक्यू पे दोनों ने हमला किया है। जीएचक्यू में ये यूथियाज ने भी हमला किया है, इमरान ने जी जी इसी तरह का। और जीएचक्यू पे वो हमला भी था, वो जो उसने किया था ब्रिगेडियर को, उसका नाम याद होगा, जिसमें उसने होस्टेज भी बना लिए थे, और फिर वो यानी जनरल कैनी के दौर में ब्रिगेडियर सर, डॉक्टर अकील उसको कहते थे। डॉक्टर अकील वैसे तो नर्सिंग था, लेकिन डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाता था। डॉक्टर अकील ने भी किया, और जीएचक्यू हमला उसने भी किया। वो जो डॉक्टर जो था, डॉक्टर भी था और वो था। अभी आप मुझे बताएं कि उस डॉक्टर के ट्रायल के लिए कोई बंदा तैयार नहीं था। Which doctor we are talking about, Dr. Shakil? वो था एक्चुअली डॉक्टर नहीं था, वो उसको वैसे डॉक्टर नहीं था, वो उसने सर्व किया हुआ था आर्मी में, वो बाइक के रैंक पे रिटायर हुआ था, रिटायरमेंट छोड़ के चला गया था शायद, और उसने अपने नाम के साथ, क्योंकि वो आर्मी मेडिकल कोर्स में नौकरी कर रहा था, तो उसने नाम के साथ डॉक्टर लगा लिया। डॉक्टर था नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। सर, फेमस केस है जिसमें जीएचक्यू को होस्टेज बनाया गया था फॉर अबाउट 24-36 आवर्स। Which year we are talking about? 10 पंजाब वगैरह कौन से साल की बात है डॉक्टर साहब? ये जुबैर सीओ था, और फाइन ये वो वाला केस है जिसमें जीएचक्यू को सराउंड करके और 2-3 दिन बहुत बड़ा ऑपरेशन। 2009 की बात है, 2009 की बात है, 2009 या 10 की बात। अभी वो भी जीएचक्यू पे हमला था, और ये जो आपके बिलवर्ड यूथियों ने किया था, ये भी जीएचक्यू पे अटैक था। अभी ये है कि वो वाला जो ट्रायल है उसको तो कोई टेररिस्ट कोर्ट वाले, एंटी टेररिस्ट कोर्ट वाला ट्रायल करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे हम कोर्ट भी उड़ा देंगे, हम तेरा घर भी उड़ा देंगे, हम तुम्हारे बच्चे भी उड़ा देंगे। उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स ही होनी चाहिए,
और ये जो इस तरह के ये मम्मी डैडी ग्रुप वाले हैं, इन मम्मी डैडी ग्रुप का जो है ना, इनका इस तरह का कोई वाया मीडिया मेरा हल निकालेंगे। चल लेट्स होप। नहीं, आप चाहते हैं कि खतीजा शाह का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हो, ये आप चाह रहे हैं? किसका? खतीजा